हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से पिछले साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न बने थे। इसलिए आज ये मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि मैं आपसे बात करूँ, उत्तराखंड वन दरोगा के अंतर्गत आईयूसीएन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा इस साल भी। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड वन दरोगा का री एग्ज़ाम हो रहा है और आप लोगों का 12 जून को इसका पेपर है। तो इसमें हम लोग आईयूसीएन पर हम क्या क्या चर्चा कर सकते हैं, आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि आईयूसीएन है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब के बारे में भी अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा, आईयूसीएन में लगभग 9 सूचियाँ हैं। 9 सूचियों के अंतर्गत ये बताया गया है कि जाति और प्रजातियों के अंतर्गत कितनी संभावना में आपका खतरा है, क्या क्या संकटग्रस्त आप लोगों की यहाँ पर जो जातियाँ हैं, उन सब के बारे पर भी हम चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं आईयूसीएन। आईयूसीएन है क्या। आईयूसीएन का यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ से स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है तो 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में आईयूसीएन की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 65 सदस्य, आपको यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है 65 सदस्य ही इसके साथ ये शुरू हुई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1964 में पहली बार डाटा बुक आप लोग जानते हैं रेड डाटा बुक होती है, जिसके अंतर्गत लुप्त प्रजातियों के बारे में यहाँ पर लिखा होता है। इसी के अंतर्गत ही हम 9 अभी श्रेणियों को भी जानेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर संकटग्रस्त जातियाँ और प्रजातियों के बारे में चर्चा की जाएगी और जिसके अंतर्गत ये पता लगेगा कौन सी जाति सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है, कौन सी जाति को सबसे ज़्यादा खतरा है, कौन सी जाति लुप्त हो चुकी है। इन सब के बारे में अच्छे जानकारी आईयूसीएन ने रेड डाटा बुक के अंतर्गत दी है, जो पहली बार 1964 में आया था। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आईयूसीएन बनाया क्यों गया था। देखो, आईयूसीएन बनाने का तात्पर्य मैंने फिर वही बोलूँगा कि पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप लोगों के सामने स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में। कौन करवाएगा, आईयूसीएन के द्वारा ये करवाया गया था। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत 3 नए सम्मेलन का नेतृत्व किया गया था। 3 नए सम्मेलन के अंतर्गत आप देखेंगे यूनेस्को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं ये आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये साइट्स, एक ये है वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्रजातियों के बारे में भी एक सम्मेलन हुआ था। ये प्रश्न भी पिछली बार बना था कि साइट्स का सम्मेलन कब हुआ है। उसके बाद रामसर साइट्स 1900, यहाँ पर आप देखेंगे रामसर कंजर्वेशन जो सम्मेलन हुआ है वो आप लोगों का कब हुआ था, 1975 के अंतर्गत हुआ था। देखो, ये प्रश्न यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कितने रामसर साइट अभी तक भारत के अंतर्गत हैं, ये चीज़ आपको देखनी होगी। यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं और वो किस किस राज्यों में हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। यूनेस्को ने कितने भारत के स्थलों को अपनी धरोहर में शामिल किया है, इन सब के बारे में 1972 से लेके 2000, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2022 तक कितने अभी तक शामिल हुए हैं, उन सब के राज्य कहाँ कहाँ पर, किन राज्यों में। अगर उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं तो नंदा देवी और फूलों की घाटी, इन सबको आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। ये सारी की सारी इसके अंतर्गत आए थे। अगर हम बात करते हैं कि ये सब करने के लिए जो खर्चा आता है उसकी परिचालन लागत के लिए डब्ल्यूएफएफ की फुल फॉर्म यहाँ पर है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पिछली बार ये डायरेक्ट प्रश्न बन गया था कि वर्ल्ड वाइड जो फंड है की स्थापना कब हुई थी। बच्चे यहाँ पर घूम गए थे। देखो, मैं पहले ही बोलूँगा इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा आप लोगों के अगर देखेंगे तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट साइंस के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोग जानते हैं, आपका अगर मैं बात करता हूं क्लास 9th और क्लास 10th की, जो मैंने पीडीएफ बना रखी है, यदि आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया है, देखो मेरी पीडीएफ ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, पीडीएफ में कुछ इतना ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लिखा है, सिर्फ पॉइंट हम लोगों ने उसमें लिखा है। और दूसरा, आप लोगों को ऐसी चीज़ें को ज़्यादा पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। अब रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो मैंने आपसे कहा था कि कितने प्रकार से कितने स्तर पर प्रजातियों को बांटा गया था, ये सारे के सारे 9 अभी मैं आपको अच्छे से आगे बताने वाला हूँ। इन सबको मैं अभी आगे बताऊँगा, ठीक है।
फिर आगे हम देखते हैं 1980 में ही विश्व संरक्षण रणनीति आई थी। 1980 में ये प्रश्न भी बना है कि विश्व संरक्षण रणनीति आईयूसीएन द्वारा कब लाई गई थी? 1980 में लाई गई थी। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूएनईपी। यूएनईपी का कार्यक्रम भी कब हुआ था? 5 जून। जब ये यहाँ पर आप देखेंगे 5 जून 1972, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से देखना होगा। देखो मेरा सिर्फ अभी मोटिव सिर्फ इतना है कि आईयूसीएन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रश्न कहाँ से बनने की संभावना है। देखो आईयूसीएन के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। आईयूसीएन क्या एक संस्था थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, ये मैंने सारा अच्छे से आपको बताया। 1964 में कैसे रेड डाटा बुक आती है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 आया। 1972 में ही पहला जो आपकी यहाँ पर सम्मेलन होगा वो यूनेस्को के लिए हो रहा होगा 1972 में। फिर उसके बाद दूसरा 1974 में साइट्स का होगा। फिर रामसर कन्वेंशन आप जानते हैं, रामसर साइट जो आपके सम्मेलन था वो 1975 में रामसर जो आपका ईरान का इलाका है वहाँ पर हुआ है। इसके अंतर्गत भारत में अभी तक कितने साइट्स हैं वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखो मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इस बार अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपको पुराना आप लोगों ने अगर पेपर दिया है तो आप लोगों का बहुत लोगों का आया था कि बहुत सारे प्रश्न बाहर से बने थे। रियलिटी सिर्फ इतनी थी कि विज्ञान देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो विज्ञान से कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके विज्ञान के अंतर्गत एनवायरनमेंट साइंस से आया हुआ एक प्रश्न था। ठीक है, मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। WWF की फुल फॉर्म यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड है, जिसकी स्थापना 1961 में होगी। अब हम कुछ जो 9 स्तर पर प्रजातियों को बांटा गया है इनके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। देखो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोटी सी एक वीडियो के तौर पर इसको लेकर आया हूँ। यदि आपको इसको अच्छे से जानना है तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। किस पर? टेलीग्राम पर, जोशी सर क्लासेस देवभूमि टेलीग्राम पर आप सर्च करें, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम है, वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं इसके बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आईयूसीएन खतरे की श्रेणी में किन 9 श्रेणियों को रखा गया है। अगर देखेंगे तो वैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 हैं, 10 श्रेणियाँ हैं, परंतु यहाँ पर 9 इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अगर हम बात कर लेंगे विलुप्त, विलुप्त का मतलब होता है एक्सटेंट यानी एक्स, यानी जाति का कोई भी सदस्य नहीं बचा होगा इस वाले कैटेगरी के। देखो ये 9 कैटेगरियाँ हैं, 9 कैटेगरी के अंतर्गत ये रखा जाता है। ये 9 जो कैटेगरियाँ हैं इनको अच्छे से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर विलुप्त है, विलुप्त के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट की, तो इसमें क्या होगा, जाति के अंतर्गत जाति का कोई भी सदस्य नहीं बचा होगा। दूसरा आप लोगों का आ जाता है वन विलुप्त। वन विलुप्त का मतलब है एक्सटिंक्ट इन द विल्ड या EW, जाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है। इसके प्रजाति, इसके मतलब ये जो है मेन चीज़ क्या है, वनों के अंतर्गत जो प्रजातियां यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। विलुप्त के अंतर्गत ऐसी जातियां जो अब बची ही नहीं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो वन विलुप्त के अंतर्गत क्या आएगा, ऐसी जातियां जो वनों से पूर्णतः ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर ऐसे जो प्रजातियां हैं ये कहाँ पर मिलेंगी आप लोगों को, कुछ चिड़ियाघरों में मिलेंगी, या फिर ऐसे स्थान पर जहाँ पर कृत्रिम निवास स्थान बनाए गए हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं तीसरे पर, घोर संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR जिसको कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पिछली बार बना था। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही आपका संकटग्रस्त आता है, ये भी वही है, जाति का वनों से संकट जो अगर हम बात करेंगे खतरा बना हुआ है इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत घोर खतरा बना हुआ है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। आगे बात करते हैं असुरक्षित। असुरक्षित यानी VU मतलब वेन्यूलेबल। अगर हम देखेंगे जाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। देखो यहाँ पर अभी संभावना की बात की गई है, इन चारों में वो है कि यहाँ पर खतरा बना हुआ है। अगर आप ध्यान से स्टार्टिंग से देखते हैं तो सबसे पहला विलुप्त है। विलुप्त के अंतर्गत क्या है, कोई भी जाति नहीं बची। वन विलुप्त के अंतर्गत है सारी जातियां खत्म हो चुकी हैं। जो ये जाति हैं अब कहाँ मिलेंगी देखने को, चिड़ियाघरों में या फिर ऐसे कृत्रिम निवास स्थानों पर जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं वहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। घोर संकटग्रस्त है जहाँ पर वनों पर विलुप्त होने का खतरा सबसे ज़्यादा बना हुआ है। संकटग्रस्त में वनों में ये जो जातियां हैं ये खतरा बना हुआ है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, इस वाले में घोर का अंतर है बस, और बाकी ये दोनों सेम ही हैं। और सुरक्षित का अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, जाति की
वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको लाइन लिखवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट ये बनकर आता है कि जाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना किस कैटेगरी के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, संकट निकट यानी नियर थ्रेटेंड की बात करेंगे, एंटी की, तो इसमें जाति की निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना इसके अंतर्गत देखी जाती है। यहाँ पर अगर आगे चलते हैं तो संरक्षण निर्भर, संरक्षण निर्भर का मतलब ये है ऐसी जातियों को यदि हम संरक्षण करते हैं तो उनको खतरों से दूर किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप मानेंगे। संकट मुक्त क्या है, लीड कंसर्न होता है एलसी, जाति को बहुत कम खतरा है। आंकड़ों का अभाव, ऐसी कुछ जातियां हैं जिनके कारण आंकड़ों का अभाव होने के कारण उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना खतरा अभी आपको बचा हुआ है, कितना यहाँ पर प्रजातियां हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को आंकड़ों का अभाव है। सबसे लास्ट जो आप लोगों की यहाँ पर देखने को मिलती है वो हो जाती है अनाकलित। अनाकलित का मतलब होता है यानी कोई भी आकलित नहीं किया गया है, नॉन एवेल्यूएटेड होता है एनई। जाति की संरक्षण स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको IUCN कहते हैं, इसकी हिंदी में देखो मैंने आपको इंटरनेशनल आपको पूरा अच्छे से इंग्लिश में पूरा बताया था, वैसे ही आपको अगर हम इसको हिंदी में देखेंगे तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के संरक्षण मानदंड के आंकन अभी नहीं किया गया है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में इसने अभी तक कोई अपनी राय नहीं रखी है, वो इन प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ पर जो 9 की 9 मैंने आपको आज ये बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपको देखो आज का ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जोशी सर क्लासेस देवभूमि में आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। देखो मेन चीज़ क्या है, हम लोग सिर्फ अभी आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रश्न कैसे कैसे पिछली बार बनाए गए थे, क्योंकि आपको अगर पूरा पैटर्न ही नहीं पता होगा कि वन जो आपका दरोगा का यहाँ पर पेपर होने वाला है उसका अगर पैटर्न ही नहीं पता है, प्रश्न कहाँ से पिछली बार बनकर आए थे। देखो मेन चीज़ क्या है, यदि आपको प्रश्न का तरीका पता लग जाए, टीचर बना कैसे रहा है प्रश्न, उन सब के बारे में अगर प्रश्न पता लग जाएं तो हो सकता है आपको वो बिल्कुल आपको आपकी कामयाबी की ओर ले जाते हैं। यदि देखो मैं यहाँ पर अभी ये पूरे के पूरे पिछले ईयर में जो आए थे प्रश्न वो मैं सारे आपको एक दिन अच्छे से करवा दूंगा। लगभग मेरे पास 350 या 300 प्रश्न हैं जो पिछले साल लगभग 5 शिफ्टों में, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 5 से 7 शिफ्टें यहाँ पर पूरे अच्छे से जो जो मेरे को पता है 5 शिफ्टों तक मैंने पूरे अच्छे से लिखा हुआ था, वो सारी की सारी आपको मैं लाने वाला हूँ। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपना क्लास 9th क्लास 10th NCERT की बुक से पढ़ते रहें। यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ क्लियर करनी है वन दरोगा से रिलेटेड, तो आप जोशी सर क्लासेस देवभूमि पर ज्वाइन करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपका आने वाला कल आपको एक दरोगा की तरफ ले जा रहा हो और उसमें हमारा थोड़ा सा ये प्रयास आपके लिए सफलता की कुंजी बन सके। यदि आपको हमारे द्वारा देखो पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।